हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस। और इसमें हम 4 तरह के मैट्रिक्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस। Strategic analysis and choice is a systematic process that organizations undertake to assess current situations, evaluate potential strategies, and make informed decisions about the directions they should take to achieve their objectives. स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस क्या होता है? एक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन क्या है और कौन सी पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज को इवेल्युएट करना है और हमें कौन से डिसीजंस लेने हैं अबाउट हमें कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी डायरेक्शंस को चूज़ करना है, उस चीज़ के डिसीजंस बनाते हैं। It involves analyzing both internal and external factors, identifying opportunities and threats, and selecting the most appropriate strategies to create a competitive advantage. इसमें क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं जो क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं उसके, और उनमें से हम एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल स्ट्रेटजी को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हम, जो हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दे। सो इसके पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड्स हैं। 4 तरह के मैट्रिक्स आते हैं इसमें: BCG मैट्रिक्स, GE 9 सेल मैट्रिक्स, होफर्स मैट्रिक्स, शेल डायरेक्शनल मैट्रिक्स। दीज आर ऑफन कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो एनालिसिस स्ट्रैटेजीज। इसे हम पोर्टफोलियो एनालिसिस स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं, पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड्स भी कहते हैं। सो फर्स्ट इज अ BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स जो है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स है, और इसकी फुल फॉर्म है BCG की, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये ग्रुप ऑफ पर्संस हो गए जिन्होंने ये मैट्रिक्स बनाया होगा, इसका इसलिए इसका नाम है कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। ये 2x2 का मैट्रिक्स होता है, इसमें 2 रोज होती हैं और 2 कॉलम्स होते हैं। डेवलपिंग बाय BCG USA। ये किसने डेवलप किया था? USA में डेवलप हुआ था BCG। प्रोवाइड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के एक ग्राफिकल ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो इन्हीं 3 पॉइंट्स को हमने एक लाइन में लिखा हुआ है। Boston Consulting Group BCG matrix is a 4-celled matrix, 2x2 matrix। ये एक 2x2 का 4 सेल्स मैट्रिक्स है और डेवलप्ड बाय BCG USA। USA में डेवलप हुआ है। इट इज़ द मोस्ट वेल नोन कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल। ये एक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल है BCG। देन आ गया, इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन for an organization to examine different business in its portfolio on the basis of their related market shares and industry growth rates। और इसमें 2 फैक्टर्स पे हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मार्केट शेयर हो गया, एक हो गया इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। पूरा जो BCG मैट्रिक्स है इन दो पॉइंट पे ही सारा चलेगा। और इसमें क्या बोला है कि जो BCG है हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हमें क्या बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के उनके मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स के बारे में बताता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस पोटेंशियल एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ एनवायरनमेंट। और अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? कंपैरेटिव एनालिसिस है बिजनेस पोटेंशियल का। इसमें हमें क्या पता चलता है? बिजनेस का पोटेंशियल क्या है और एनवायरनमेंट क्या, इवैल्यूएट क्या करना है। Then, according to this matrix, business could be classified as a high or low according to their industry growth rate and relative market shares। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि बिजनेस जो होता है क्लासीफाइड किया जाता है, कोई बिजनेस की जो मार्केट ग्रोथ रेट है या फिर मार्केट शेयर्स है वो हाई है या लो है। अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग या फिर मार्केट शेयर्स के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं हमारा बिजनेस जो है हाई है या लो है, क्या पोजीशन क्या है उसकी। देन अगर BCG मैट्रिक्स हैज़ अ 4 सेल्ड विद हॉरिजेंटल एक्सिस रिप्रेजेंट, जो हॉरिजेंटल साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है इसमें? जैसे ये जो हमारी है ये हॉरिजेंटल है और ये क्या रिप्रेजेंट कर दी है? रिलेटिव मार्केट शेयर्स। और एंड वर्टिकल एक्सिस डिनोटिंग मार्केट ग्रोथ रेट। ये हो गया मार्केट ग्रोथ रेट डिनोट करती है वर्टिकल। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल है दोनों, हम ये लिख सकते हैं। देन आ गया, द 4 cells of this matrix has been called as a stars, cash cows, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स। इसमें 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स के नेम क्या क्या है? एक स्टार हो गया, एक कैश काउज हो गया, एक क्वेश्चन मार्क्स हो गया, एक डॉग हो गया। ईच ऑफ दी सेल्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। ये सेल्स ऐसे ही उनको नाम नहीं दिया है, जैसे कोई इसमें डायग्राम्स बना सकते हैं। स्टार की जगह हम स्टार बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे, कैश काउ में काउ के ऊपर एक डॉलर रेट लाइक कैश का सिंबल दे देंगे, डॉग्स में डॉग बनाएंगे। ये एक सिर्फ पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इस एक सेल जो होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस की टाइप को प्रेजेंट करता है। तो हम इनको एक बाय एक समझेंगे इस डायग्राम को। फर्स्ट है, हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट आ गया स्टार। पहले हम स्टार के बारे में देखेंगे।
स्टार जो है एक स्टार के बारे में हम जैसे स्टार हो गया, इसमें जो है कैश कैश जो हमारे पास है, कैश प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, हाई है। स्टार्स में जैसे स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बिजनेस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या है, जैसे स्टार के ऊपर जैसे दो तरह है, एक हाई हो गया, लो हो गया, इधर भी एक ग्रोथ रेट की तरफ भी ऊपर वाला हाई और नीचे वाला लो, लो को जैसे बताता है। देन इसमें क्या है कि जैसे मार्केट शेयर जो होगा वो हाई होगा, और जो ग्रोथ रेट होगा वो भी हाई होगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्टार बन जाएगा वो। इसमें जो होगा हम कैसे बोलेंगे, जैसे मार्केट शेयर जो होगा लार्ज है और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसलिए वो क्या है, स्टार बोल देंगे हम उसे। दे मे जनरेट कैश बट बिकॉज ऑफ फास्ट ग्रोइंग मार्केट स्टार्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर लीड। क्योंकि इसकी मार्केट जो मार्केट शेयर्स हैं वो भी हाई हैं और ग्रोथ रेट भी हाई है, इसलिए इसमें इसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे कैश को जनरेट करना पड़ेगा, और स्टार्स को क्या है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। देन आ गया, जैसे ये स्टार में और क्या हम लिख सकते हैं, जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव होती है इंडस्ट्री में, अगर सक्सेसफुल हो तो जो स्टार होता है, अगर स्टार में जैसे सक्सेसफुल हो जाए तो वो स्टार इंडस्ट्री क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, उसे हम कैश फ्लो कैश काउ बोल देंगे। जब एक स्टार जो होता है विल बिकम, कब बनता है वो स्टार कैश काउ, जब इंडस्ट्री मेच्योर हो जाती है। फिर आ गया नेक्स्ट इज़ अ कैश काउ। कैश काउ, अब हम नेक्स्ट करेंगे कैश काउ। सो कैश काउ में क्या है, कैश काउ हो गया जो ये भी रिप्रेजेंट कौन से बिजनेस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इसमें जो मार्केट शेयर है वो तो हाई है, बट जो ग्रोथ रेट है वो स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लो हो जाएगा। देन कैश काउज रिक्वायर लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट कैश दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस यूनिट्स। कैश काउ को क्या रिक्वायर होगा, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और कैश जनरेट करना पड़ेगा उन्हें, इन्वेस्टमेंट को अदर बिजनेस यूनिट्स को यूटिलाइज करने के लिए। देन आ गया नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब हम क्वेश्चन मार्क में क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन मार्क में जो है रिप्रेजेंट करेगा बिजनेस यूनिट को, जो क्या होते हैं जिनके पास लो रिलेटिव मार्केट शेयर होगा, मार्केट शेयर जो होगा वो लो होगा और ग्रोथ इंडस्ट्री जो होगी वो बहुत हाई होगी, और उनको क्या होगा, एक बड़ी अमाउंट में कैश चाहिए होगा मेंटेन करने के लिए, मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए उन्हें एक ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए मार्केट शेयर को भी रेज करने के लिए, और उन्हें एक अटेंशन चाहिए डिटरमाइन करने के लिए, वेंचर कैन बी वेएबल। क्वेश्चन मार्क्स में और क्या लिख सकते हैं, जनरली जो न्यू गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उन्हें, जिन गुड्स को कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन मार्क में ऐड हो जाएंगी। देन नेक्स्ट इज देयर इज नो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी विच कैन बी अडॉप्टेड। इसमें कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को हम यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन मार्क में, जहाँ तो यहाँ पे हम एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं जहाँ फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज का। और इसका क्या मतलब हो गया, एक्सपेंशन जहाँ तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट को लगाकर हम उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज का क्या मतलब हो गया, जैसे हमें हमारे पास मार्केट शेयर तो है नहीं है, तो इसलिए हम या तो उस बिजनेस को धीरे धीरे खत्म कर देंगे या फिर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट कर कर। और इसमें क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क में, मोस्ट बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन मार्क कंपनीज के लिए, वो ट्राई क्या करते हैं, हाई ग्रोथ रेट को हाई करने की कोशिश करते हैं, विच देयर इज ऑलरेडी अ मार्केट शेयर। इफ इग्नोर्ड then question marks may become dog, while if huge investment is made then potential of a becoming stars। ये दो तरह आगे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, अगर तो क्वेश्चन मार्क इग्नोर मतलब हम कोई भी सुधार नहीं करेंगे, जैसे मैंने बोला रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज का यूज़ करेंगे, बिजनेस को बंद कर देंगे, फिर वो क्या होगा, डॉग में आ जाएगा, मतलब उनके पास मार्केट शेयर्स भी नहीं बचेंगे और ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा, फिर तो वो डॉग्स में आ जाएंगे। अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट बन गई उनसे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश की, तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन आ गया लास्ट जो है हमारे पास, लास्ट जो बचा है वो क्या बचा है, डॉग्स। सो डॉग में हम क्या लिखेंगे, डॉग्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस हैविंग अ, इसमें क्या है, बिजनेस के पास बहुत वीक मार्केट शेयर्स हैं इन लो ग्रोथ मार्केट्स। उसके पास ना तो मार्केट शेयर्स हैं और ना ही मतलब कैश को यूज़ भी कम कर रहा है, यूजेज भी कम है और कैश जनरेट भी कम हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं मार्केट शेयर्स भी नहीं है और मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत कम है, और वो जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं कैश को, और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश को उन्हें रिक्वायर ही नहीं, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है कैश की, और वो जनरेट भी नहीं कर पा रहे हैं कैश को। ड्यू टू लो मार्केट शेयर दीज बिजनेस यूनिट फेस्ड कॉस्ट डिसएडवांटेजेस। जो ये लो जब मार्केट शेयर नहीं होते हैं, ड्यू टू लो मार्केट शेयर्स,
दिस तो ऐसे बिजनेस यूनिट्स को कौन सी फेस करनी पड़ती है, कॉस्ट डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ती हैं जनरली इन जो जब डॉग्स वाली पोजीशन आ जाती है तब बिजनेस को कोई भी ऑप्शन नहीं होती है, वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज का ही अडॉप्ट करना पड़ता है उन्हें, उस बिजनेस को बंद ही करना पड़ता है उन्हें। These business firms have a weak market share because of a high cost। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मार्केट शेयर के वीक होने के? जहाँ तो उनकी कॉस्ट बहुत हाई हो रही होगी, या फिर क्वालिटी पुअर वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी रीजंस की वजह से वो बिजनेस डॉग्स में आ गया होगा। अनलेस अ डॉग हैज़ सम अदर स्ट्रेटजीज एम इट शुड बी लिक्विडेटेड। इफ देयर इज अ फेवर prospects for it is to gain market share, number of dogs should be avoided and minimized in an organization। number of dogs should be avoided। जैसे इसमें क्या हो गया, अनलेस डॉग और किसी एम के लिए क्रिएट किया होगा तो इसमें जो होता है कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाता है, मतलब बिजनेस को बंद कर दिया जाता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज का यूज़ करके। डॉग स्टेज जो होती है उसमें जब हमारे पास मार्केट शेयर भी नहीं होंगे, मार्केट शेयर ही नहीं होंगे, तो हम अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे, ग्रोथ रेट भी लो होगा, तो इसमें हम बिजनेस को बंद कर देंगे। देन सेकेंड मैट्रिक्स करेंगे अब हम GE9 सेल मैट्रिक्स। ये किसने डिफाइन किया था? मैकनीस ने एंड कंपनी इन कब कब डिफाइन किया था? 1970 में। ये 2 पैरामीटर्स पे फोकस करता है, जैसे हमें 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, जैसे पैरामीटर कौन से 2 पैरामीटर्स में डिपेंड करता है, फोकस करता है GE9 सेल मैट्रिक्स। सो हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो 2 फोकस किन पे फोकस करता है वो। एक हो गया इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड सेकंड इज अ बिजनेस स्ट्रेंथ। 2 पैरामीटर्स पे फोकस करता है। 9 सेल मैट्रिक्स जैसे हो गया, इसमें 9 जैसे पहले हमने किया 4 सेल मैट्रिक्स 2/2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, जैसे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होती हैं। इसमें क्या हो गया, जैसे 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड कॉलम्स होंगे। जैसे इसमें क्या हो गया, इसे हम ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे इसमें 3 कलर्स होते हैं इसलिए हम इसे ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 3 कलर्स रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब होगा स्टॉप, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे ग्रीन का मतलब होगा ग्रो, हम जैसे ग्रीन सिग्नल होने पर हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं। और जो येलो लाइट होगी इसका मतलब होगा थोड़े टाइम के लिए हम स्टॉप करेंगे, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे वहीं पर। देन आ गया इसका ऐसे बनाएंगे हम GE9 सेल। 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। इसमें भी हम लिख सकते हैं जैसे हॉरिजेंटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकता है, और वर्टिकल इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें 3 बिजनेस स्ट्रेंथ को 3 तरह लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को भी 3 तरह लिखा हुआ है, हाई, मीडियम एंड लो। सो जब तो हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई होगी, तो वो क्या होगा, जो बिजनेस होगा वो ग्रो करेगा। और नेक्स्ट जब बिजनेस स्ट्रेंथ जो होगी वो एवरेज होगी, ठीक ठाक होगी, जैसे मीडियम में आएगी, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम पे होगा, तब क्या करेगा, तब भी हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। और जब बिजनेस स्ट्रेंथ जो हमारी स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हमारा मीडियम है, तब भी हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो ही करेगा। सो जो ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, हमारा जो ग्रो करेंगे हमारी बिजनेस। जैसे जब उसे हम क्या ये जो तीनों ग्रो कर रहे हैं, हमारी बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, उसे हम क्या कलर देंगे, ग्रीन कलर देंगे। मतलब हमें थोड़ा सा जैसे ग्रो कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है इसमें ग्रो होगा। देन आ गया सेकंड पे क्या होगा, वीक। जैसे हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ जो है वीक है और इंडस्ट्री जो अट्रैक्टिवनेस है वो क्या है, हाई है, तो इस कंडीशन में हमारा जो बिजनेस होगा वो होल्ड करेगा, मतलब थोड़ा टाइम रुक जाएगा। जब उसकी थोड़ी सी पोजीशन अच्छी होगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हमें एक पोजीशन पे रुक जाना चाहिए, मतलब एक ट्रैफिक लाइट की तरह हमें वो फॉलो करना है। देन आ गया बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा एवरेज है और जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो मीडियम है, तब भी हमें जो है एक जगह पे होल्ड करना है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है। देन आ गया, अगर हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, तब भी हमारी बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना होगा, हमें रुक जाना है। अभी हमें कुछ भी जैसे कोई भी डिसीजंस वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाएंगे, स्टॉप कर लेंगे अपने बिजनेस को। देन आ गया, अगर इसे हम तीनों को क्या कलर देंगे, येलो कलर देंगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए हमें रुकना है। देन आ गया थर्ड इज़ बिजनेस स्ट्रेंथ हमारी वीक है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है, तो हार्वेस्ट होगा, जैसे हमें बिजनेस को बंद करना है, स्टॉप कर देना है बिल्कुल। जैसे थोड़े टाइम के लिए नहीं रुकना है, स्टॉप ही कर देना है। और देन आ गया बिजनेस स्ट्रेंथ हमारा जो है वीक है और हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी बिल्कुल लो है ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा, इस पोजीशन में भी हमें बिजनेस को हार्वेस्ट करना है। और जब हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज होगा और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो होगी, तो इस कंडीशन में भी हमें जो है बिजनेस को हार्वेस्ट करना है, और इसे हम कलर देंगे रेड। इसका मतलब हो गया कि हमें बिजनेस को स्टॉप करना पड़ेगा इस पोजीशन पे। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया थर्ड
मैट्रिक्स इज़ अ होफर्स प्रोडक्ट मार्केट वैल्यूएशन मैट्रिक्स। ये किसने सुजेस्ट किया था? चार्ल्स डब्ल्यू होफर। A further refinement of GE Magney's portfolio matrix by identifying companies, particularly new businesses that are about to accelerate their growth। ये क्या है? सुजेस्ट किया था चार्ल्स डब्ल्यू ऑफर ने। फर्दर किसके बाद किया था? जीई और मैग्नीज पोर्टफोलियो मैट्रिक्स के बाद इसे सुजेस्ट किया गया था कि क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और पर्टिकुलरली जो न्यू बिजनेस है उन्हें उनकी ग्रोथ के बारे में एसेलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। इसे हम लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। देन अगर अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स model, a firm's business is positioned in 15 cell metrics based on two major variables: stage of a production, market and the competitive position। दिस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला फर्म्स की जो बिजनेस होती है इसमें 15, जैसे हमने पहले 2x2 मैट्रिक्स किया, फिर हमने 9 मैट्रिक्स किया, 9 उसमें जैसे 9 सेल बने होते, देन आ गया 15 सेल मैट्रिक्स आ गया। इसमें 15 सेल जैसे 5 बॉक्स होंगे नीचे को और 3 होंगे साइड को, तो 15 सेल मैट्रिक्स बन जाएगा। ऑन द टू मेजर वेरिएबल्स, ये कौन से 2 मेजर वेरिएबल्स पे फोकस करता है? प्रोडक्शन मार्केट में और कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे। दो तरह, प्रोडक्शन मार्केट जैसे पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे हो गया, एक हो गया कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे। 2 मेजर वेरिएबल्स हैं ये जिन पे फोकस करता है ये 15 सेल मैट्रिक्स। सर्कल्स रिप्रेजेंट एसबीयू स्ट्रैटेजी बिजनेस यूनिट्स। सर्कल जैसे ये एक डायग्राम में जो सर्कल्स बनाए हुए हैं मैंने, वो क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं एसबीयू, एंड पाई वेजेस रिप्रेजेंट द मार्केट शेयर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। जो पाइज बनाए हुए हैं मैंने सर्कल्स में, जैसे वो ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मार्केट शेयर को। और जो सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसबीयू को, of a business unit। Hoffer's evaluation metrics are useful to develop strategies that are appropriate at different stages of a PLC। ये क्या Hoffer's जो evaluation metrics हैं ये यूज़फुल है, स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में यूज़फुल है, और अप्रोप्रिएट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ पीएलसी। अप्रोप्रिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जब पीएलसीज की आती हैं तब। अब हम डायग्राम को देखेंगे, इसमें जैसे 5 स्टेजेस बनी हुई हैं, प्रोडक्ट लाइफ स्टेजेस बोल सकते हैं हम सेम। जैसे पहला आगे डेवलपमेंट होती है प्रोडक्ट की, फिर ग्रोथ आती है बिजनेस की, फिर शेक आउट करते हैं, फिर सैचुरेशन होती है, फिर डिक्लाइन होती है, मैच्योरिटी टू सैचुरेशन, देन आ गया डिक्लाइन स्टेज। और कॉम्पिटिटिव पोजीशन की तरफ हम लिखेंगे स्ट्रेंथ हो गया, एवरेज हो गया, वीक हो गया। फर्स्ट आ गया ए, कौन सी लाइन में आ रहा है? जैसे डेवलपमेंट है बिजनेस की, और जो हमारी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो क्या है? एवरेज है, तब हम ए होगा बिजनेस में। डेवलपमेंट मतलब शुरू हुआ है, अभी बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं अभी हम। देन आ गया ग्रोथ, मतलब थोड़ा सा बिजनेस ग्रो कर रहा है और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसकी बहुत हाई है। ये जैसे बी और सी दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही साइड है, इंडस्ट्री स्टेज उनकी दोनों की सेम एक ही इंडस्ट्री स्टेज में है, बी और सी। और जो पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बी पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब हाई है, बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी कर रहा है। और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन सी की है वो बहुत वीक है, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी है। देन आ गया शेकआउट। शेकआउट में क्या हो गया? डी, जैसे एवरेज में आ रहा है कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एवरेज है, ठीक ठाक है। देन आ गया मैच्योरिटी टू सैचुरेशन, बिजनेस जब मैच्योर हो रहा है, सैचुरेशन हो रही है तब उसकी, तब जो होगा ई और एफ आते हैं उसमें। एफ आ गया जैसे स्ट्रेंथ में, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब हाई है उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और एवरेज में मतलब ठीक ठाक है उसकी, जैसे सैचुरेशन में, सैचुरेशन इंडस्ट्री स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में उसकी पोजीशन जो है एवरेज है कॉम्पिटिटिव पोजीशन। देन आ गया डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मतलब हो गया रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज का यूज़ करके, जब हमें मतलब कोई भी जैसे सैचुरेशन में तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन डिक्लाइन स्टेज में क्या हो जाता है? बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब बिजनेस बिल्कुल बंद होने की नौबत पे है। जैसे डिक्लाइन स्टेज हो गया, बंद होने वाली स्टेज हो गया, बंद हो जाएगा बिजनेस। इसमें जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो क्या है? एवरेज है। और डिक्लाइन स्टेज इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री स्टेज इन पीएलसी। देन आ गया फोर्थ मैट्रिक्स इज अ डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। द शेल डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स इज अनदर रिफाइनमेंट अपॉन दी बर्स्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG मैट्रिक्स। जो ये शेल डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स है ये किसके अपॉन पे, किसके बिहाफ पे बनाया गया है? बर्स्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG मैट्रिक्स जो हमने पहले पढ़ा है उसके बिहाफ पे बनाया गया है। इसके कैसे कैसे हम जैसे डायग्राम में क्या लिखेंगे? पहले आ गया प्रोस्पेक्टस फॉर सेक्टर प्रॉफिट्स। एक तो ये कौन से दो फेसेस पे, कौन सी दो साइड पे फोकस करता है? फर्स्ट हो गया प्रोस्पेक्टस फॉर सेक्टर प्रॉफिट्स, सेकंड इज द कंपनी इज अ कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज।
फर्स्ट कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ में हम 3 तरह लिखेंगे, अट्रैक्टिवनेस, एवरेज एंड अनअट्रैक्टिवनेस। सो प्रोस्पेक्टस फॉर ए सेक्टर प्रॉफिट्स में क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। जब हमारा प्रोस्पेक्टस फॉर ए सेक्टर प्रॉफिट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो कंपनीज़ की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी होगी वो भी अट्रैक्टिव होगी, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, ये एक मार्केट का लीडर बन गया है, मतलब उसकी सारी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी चल रही हैं। देन आ गया, अगर प्रोस्पेक्टस जो है एवरेज है, ठीक ठाक है और कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ भी अट्रैक्टिव है, तब उसे हार्डली थोड़ा ट्राई हार्डर में आ जाएगा। देन आ गया प्रोस्पेक्टस फॉर अ सेक्टर प्रॉफिट्स, उसके जो है बहुत वीक है और कंपनीज की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ जो है वो भी अट्रैक्टिवनेस में, तब डबल और क्वाइट उसे हम बंद भी कर सकते हैं और उस पर डबल डबल जैसे इन्वेस्टमेंट करके, डबल मेहनत करके उसे हम अच्छा भी कर सकते हैं। देन आ गया प्रोस्पेक्टस फॉर अ सेक्टर प्रॉफिट्स में, अगर स्ट्रॉन्ग है और जो हमारी कंपनीज की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या है, एवरेज है, तब हम इसे ग्रोथ का नाम देंगे। देन आ गया प्रोस्पेक्टस फॉर सेक्टर प्रॉफिट्स हो गया, जो है एवरेज है और कंपनीज की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ भी एवरेज हैं, तब क्या हो गया, कॉसोडाइल हो गया। देन आ गया, अगर वीक है प्रोस्पेक्टस जो है और कंपनीज की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ भी एवरेज हैं, देन आ गया उसे फेस्ड विड्रॉल कर लेना चाहिए, फेस्ड विड्रॉल करना चाहिए। देन अगर प्रोस्पेक्टस फॉर अ सेक्टर प्रॉफिट जो है स्ट्रॉन्ग है और कंपनीज की पर्टिकुलर कंपनी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अनअट्रैक्टिवनेस है, तब कैश जनरेट करना चाहिए बिजनेस को। अदर प्रोस्पेक्टस फॉर सेक्टर प्रॉफिट्स एवरेज है और कंपनीज की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ अनअट्रैक्टिवनेस है, तभी उसे फेस्ड विड्रॉल कर लेना चाहिए, बहुत पोजीशन अच्छी नहीं है। और जब आ गया प्रोस्पेक्टस भी जैसे वीक है और जो कंपनीज की कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ है वो भी अनअट्रैक्टिवनेस है, तब उसे क्या करना चाहिए, डिसइन्वेस्ट करनी चाहिए, मतलब कंपनी को बंद बंद करना चाहिए। वो बहुत अच्छी बिजनेस जो है कंडीशन में अच्छा नहीं है, वो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, उसे कोई कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, अनअट्रैक्टिवनेस है, तब उसे डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। बाय बाय।